तो धातु के निष्कर्षण के बाद हमारा आज का टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण नाम से ऐसे लग रहा है कि हम लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन इससे संबंधित उदाहरण हम दैनिक जीवन में बहुत देखते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि लोहे से बने हुए कोई वस्तु या लोहे के छड़, जैसे लोहे से बने हुए दरवाजा, लोहे से बने हुए गेट आदि को हम जब खुले में रखते हैं, जब वायु और जल के सीधे संपर्क में रखते हैं, तो देखे होंगे कि उसके ऊपर एक पदार्थ की परत जम जाता है, एक यौगिक की परत जम जाता है। उस पदार्थ को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जंग लगना, और उसी जंग लगना को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं संक्षारण। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संक्षारण क्या है। संक्षारण मतलब जंग लगना, और ये जंग लगता कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे। उस जंग लगने के जो क्रिया है वो किससे किससे प्रभावित होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं। वैसे तो हम लोग कुछ कुछ क्रियाओं तो करते रहते हैं और जानते भी हैं। तो कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील किससे होते हैं, ये जल और ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया कर लेते हैं। तो वैसे ही कुछ धातुएं हैं जिंक, एल्युमिनियम, लोहा आदि, ये ऑक्सीजन और जल से जल्दी क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके उसके यौगिक में बदल जाते हैं, और इसी यौगिक को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। जैसे लोहा है, तो लोहा के जो सतह है वो उसके बाहरी सतह जल या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और एक यौगिक बनाएगा। कौन से यौगिक, तो उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाएगा ऑक्साइड। वही यौगिक उसके सतह के ऊपर एक परत के रूप में जम जाता है, और उसी परत को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। तो जंग लगने की क्रिया को समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए क्या चाहिए, तीन परख नली। पहले तीनों परख नली में हम लोग डाल देते हैं आलपिन। आलपिन डालने के बाद पहले परख नली में हम लोग डाल देते हैं पानी, दूसरे परख नली में गीली रुई डाल देते हैं, और तीसरे परख नली को खाली छोड़ देते हैं, और तीनों परख नली के मुख को गुब्बारे से ढक देते हैं। ये उपकरण को हम लोग रखते हैं धूप में, ताकि रासायनिक अभिक्रिया तेजी से हो, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ठंड में कम होते हैं। अब इस क्रिया को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जंग कहाँ लगा। तो सबसे ज़्यादा जंग लगता है अ नंबर के परख नाली में, और सबसे कम जंग लगता है स नंबर की परख नाली में। और साथ ही साथ इसके जो गुब्बारे हैं वो थोड़ा सा कुछ अंदर धंसे हुए महसूस होते हैं। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन का उपयोग संक्षारण के लिए कर लिया गया है। तो इस प्रयोग को आप लोग घर में करके अच्छे से देख सकते हो। अब देखते हैं हम लोग जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी। जंग लगने में अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर जल में लवण अधिक है या जल अम्लीय है तो जंग अधिक शीघ्रता से लगेगा। इसीलिए तो समुद्र के किनारे जो लोहे के उपकरण रहते हैं, जो लोहे के वस्तुएं रहते हैं, वो जल्दी जंग लग जाते हैं। कई बार तो धातु की प्रकृति के कारण ही संक्षारण हो जाता है। जैसे कई धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो ज़्यादा क्रियाशील तो जल्दी जंग लगेगा, मतलब जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जल्दी ऑक्साइड बनाएगा, तो वो संक्षारण शीघ्र होता है। कई बार वायुमंडल में बहुत सारे शुद्धियाँ रहते हैं, और जो उसके वातावरण है उसके पीएच मान में परिवर्तन से भी धातु के ऊपर जो संक्षारण होता है उसका दर प्रभावित होता है। ठीक है, तो संक्षारण के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग बताना कि संक्षारण के दर को प्रभावित करने वाले कारक वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति, अम्ल एवं लवण की उपस्थिति, परिवेश की पीएच मान, वायुमंडल की शुद्धियाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट धातु की प्रकृति। ये सब कारक है जिसके कारण किसी धातु में जंग अधिक लगता है, किसी में कम लगता है। कई जगह सभी जगह जंग जंग ही दिखाई देते हैं, सभी जगह संक्षारण दिखाई देते हैं, कई जगह ठीक रहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संक्षारण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर हमें संक्षारण को रोकना है, भैया रोकना अच्छा हम लोग को, क्योंकि संक्षारण तो हमें क्या पहुंचाते हैं, हानि ही पहुंचाते हैं। हमारे कई अच्छे अच्छे वस्तुएं नष्ट हो जाते हैं संक्षारण के कारण। तो संक्षारण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय किया जाता है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि संक्षारण करने के लिए क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं या ग्रीस चढ़ा देते हैं ऊपर से। तो ये पेंट क्यों लगाया भाई, पेंट लगाने से संक्षारण क्यों रुक जाता है, ये भी सवाल है। तो संक्षारण को रोकने के लिए कुछ उपाय बताया गया है। तो संक्षारण को रोकने के लिए सबसे पहला उपाय है उत्सर्ग रक्षण।
सबसे पहला उपाय हम लोग देखेंगे रोधी का रक्षण, ठीक है, उत्सर्ग रक्षण इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहला उपाय है रोधी का रक्षण। रोधी का रक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते समय ये याद रखना है कि इसके अंदर आता है पेंट या ग्रीस चढ़ाना या पेंट या ग्रीस लगाया जाना। अब इतना हम लोग पेंट या ग्रीस लगाया जाना समझ गए तो समझ गए कि रोधी का रक्षण क्या होता है, ठीक है। तो रोधी का रक्षण में लोहे का वायुमंडल या जल के साथ संपर्क को रोका जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोहे के ऊपर कोई ऐसे परत चढ़ा दे जिससे लोहे का संपर्क जल या वायु से हो ही ना। और जब लोहे का संपर्क जल एवं वायु से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें तो जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि संपर्क ही नहीं हुआ है तो क्रिया कहाँ से होगा। वैसे ही अगला विधि है विद्युत लेपन द्वारा, इसी का है रोधी का रक्षण का। रोधी का रक्षण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं हम लोग, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या विद्युत लेपन द्वारा हम लोग रोधी का रक्षण कर सकते हैं। तो रोधी का रक्षण के अंतर्गत सबसे पहला क्या है, पेंट या ग्रीस लगाना, और दूसरा क्या है विद्युत लेपन द्वारा धातु के ऊपर या लोहे के ऊपर टीन, निकेल, क्रोमियम आदि धातुओं की क्या कर चढ़ा दिया जाता है, परत। अब आगे देखते हैं दूसरा उपाय। पहला तो हो गया रोधी का रक्षण, दूसरा आता है उत्सर्ग रक्षण। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके लिए क्या किया जाता है, जो धातु है उसको संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर कोई ऐसे धातु की परत चढ़ा दिया जाता है जो उससे भी अधिक क्रियाशील हो। जैसे हम लोग सुने होंगे गैल्वेनाइज्ड लोहा। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा के ऊपर क्या किया जाता है, लोहे के ऊपर लोहे से भी अधिक सक्रिय जिंक होता है। तो लोहे के ऊपर लोहे से भी अधिक सक्रिय जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। तो जो जिंक होता है वो जल्दी से किससे क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना देता है जिंक ऑक्साइड। अब ये जिंक ऑक्साइड कहाँ रहेगा, तो लोहे के ऊपर एक परत बनाएगा। अब लोहे के ऊपर एक परत बन जाता है, अब लोहा जंग लगने से बच जाता है और उसके जो ऊपर के परत है उसके परत के रूप में कौन रहता है, जिंक ऑक्साइड। तो इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक बार और सुन लेते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन जब किसी धातु के ऊपर उससे अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो पहला हम लोग पढ़े रोधी का रक्षण और अभी हम लोग पढ़े उत्सर्ग रक्षण या गैल्वेनाइजेशन। अब तीसरा उपाय है धातु में संक्षारण को रोकने का, कि धातु को जंगरोधी विलयन से बचाया जाए। तो जंगरोधी विलयन के रूप में आता है क्षारीय क्रोमेट या क्षारीय फास्फेट विलयन। तो इन विलयन द्वारा धातु का लेप कर दिया जाता है। और चौथा उपाय आता है मिश्र धातु बनाया जाए। तो कई बार धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दिया जाता है जिससे जंग कम लगता है। अब आगे देखते हैं लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत क्या है। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि जंग लग जाता है, लेकिन कैसे लगता है, क्यों लग जाता है, इसको नहीं जानते। इसको हम लोग समझते हैं। तो जंग लगने की क्रिया एक रासायनिक सिद्धांत है, ये रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें जो जंग है वो भी एक यौगिक है। अब वो यौगिक कौन सा है, तो उस यौगिक का नाम है Fe2O3 XH2O और उस यौगिक का नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो देखो सबसे लास्ट में है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसको समझने के लिए चित्र दिया गया है। एक धातु का चित्र दिया है, लोहे की धातु है। धातु के ऊपर कौन चिपक गया, जल के अणु चिपक गया। देखो पानी की पतली परत हो गया और साथ ही साथ ये किसके संपर्क में है, तो वायु के संपर्क में है भाई। तो जब ये इसके ऊपर जब धातु के ऊपर कोई जल के अणु चिपक जाते हैं या जल की पतली परत बन जाता है तो ये धातु एक रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। तो रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है, इसमें एक तरफ बन जाता है धन सिरा और दूसरी तरफ बन जाता है ऋणात्मक क्षेत्र। तो एक तरफ धनात्मक क्षेत्र, एक तरफ ऋणात्मक क्षेत्र। तो ये एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। जैसे हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल में देखे होंगे ये क्या है, विद्युत अपघट्य है और एक इधर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड, एक धन इलेक्ट्रोड एक ऋण इलेक्ट्रोड, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं कैथोड और एनोड, ऐसे रख देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास धातु में ये पता चल गया कि इसमें एक तरफ धनात्मक सिरा होता है, एक तरफ ऋणात्मक सिरा, और ये एक रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। तो दो सिरा बन गया, एक बन गया एनोड और दूसरा बन गया कैथोड। तो देखते हैं एनोड।
एक तरफ एनोड है, एनोड तरफ क्या होता है, Fe2+ के रूप में आयन निकलता है। तो Fe2+ आयन कहाँ से आया, तो जो धातु के अणु है, धातु के अणु मतलब Fe, ये धातु के अणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस अणु में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा, धन आवेश की। तो ये क्या बन गया, धन आयन। और धन आयन के रूप में कहाँ स्वतंत्र हो गया, जल की बूंद में, जल की बूंद में आ गए ये। वैसे ही कैथोड पर देखते हैं, कैथोड में ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है एनोड से, ये चला गया कहाँ, कैथोड में। और कैथोड में जाकर जो जल के बूंद है उस जल के अणु के साथ क्रिया कर लेता है। और जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो उस समय वहाँ ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। तो ये बना लेता है 2OH-। मतलब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कैथोड की ओर। कैथोड की ओर गया तो ये इलेक्ट्रॉन किससे गया, क्रिया लिया, पानी के एक बूंद और ऑक्सीजन के आधे अणु के साथ क्रिया कर लिया और बना दिया 2OH- आयन। अब इस विलयन में 2 प्रकार के आयन हैं, एक तो हमारे पास है Fe2+ आयन है और दूसरा OH- आयन है। तो ये देखो, एक धन है और एक ऋण है। तो धन और ऋण है, इसके कारण ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और आपस में क्रिया करके बना लेते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे देखो, फेरस हाइड्रोक्साइड ये बन गया, किसके कारण बना, तो दोनों आयनों के मिलने से। एक आयन कहाँ से निकला, एनोड से, एक आयन कहाँ से निकला, कैथोड से। ठीक है। और दोनों आयन कहाँ पहुँचे, जल के बूंद में, जल में गया। अब जल में ये दोनों आपस में आएगा ही, क्योंकि एक धन है और एक ऋण है, इसलिए बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड आगे, फेरस हाइड्रोक्साइड आगे जल 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 और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना लेता है हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे देखते हैं आगे। तो देखो, यहाँ पे H2O और O2 के साथ क्रिया करके बनाते हैं OH-। यहाँ पे H2O और O2 के साथ इलेक्ट्रॉन क्रिया कर लिया और बना दिया 4 OH-। अब ये जो Fe2+ बना था एनोड में, ये जो Fe2+ है और ये जो OH- है, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। आपस में क्रिया करके बना लेता है FeOH2। ये FeOH2 ऑक्सीजन और पानी मतलब जल के बूंद में जो पानी है उससे क्रिया कर लेता है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इससे क्रिया कर लिया और क्रिया करके बना लेता है Fe2O3XH2O। एस मतलब सॉलिड। तो ये सॉलिड बना लिया। ये सॉलिड कहाँ जमेगा, धातु के परत में जमेगा, धातु के सतह में जमेगा। इसी का नाम क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। तो जंग क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। तो इस प्रकार जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है और इसी कारण जितने भी धातुएं हैं वो सब खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जंग जो Fe2O3 बन रहा है, Fe2O3XH2O, ये यहाँ पे जंग के रूप में कहाँ जम गया है, धातु की सतह पर एकत्रित हो रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। ठीक है। तो इस प्रकार ये संक्षारण की प्रक्रिया है, ये कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको और अच्छे से देख लेना और समझ जाना कि संक्षारण कैसे होता है। तो संक्षारण के लिए 3 प्रकार की क्रिया होता है। एक तो पहला कहाँ हुआ, एनोड में। सबसे पहला क्रिया हुआ एनोड में, उसके बाद क्रिया कहाँ हुआ, कैथोड में, उसके बाद बाकी क्रिया हुआ इस जल के बूंद में। ठीक है। तो जल के बूंद में जो क्रिया हुआ उसके कारण ये किस में बदल गया, जंग में बदल गया। तो इस प्रकार ये जंग लगता है। तो अगला टॉपिक है मिश्र धातु। अब धातु के गुणधर्मों को अच्छे बनाने के लिए, कोई धातु है तो उसके गुणों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और अधिक बेहतर बनाने के लिए उसका क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु ऐसा समांगी मिश्रण है जिसका मुख्य अवयव एक धातु हो, मिश्र धातु कहलाता है। तो इससे ये समझ आता है कि ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव मतलब एक धातु रहेगा। अब उस एक धातु के साथ मैं दूसरा धातु या अधातु को मिक्स कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ, और मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और कठोर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। मतलब एक धातु रहना चाहिए और दूसरा तीसरा या कोई भी हो धातु अधातु हम ले सकते हैं। तो ये ठोस रहता है, इसलिए इसे ठोस विलयन भी कहते हैं।
तो मिश्र धातु उपयोग भाई ऐतिहासिक काल से किया जा रहा है। और मिश्र धातु का बनाए क्यों, मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण है कि धातुओं की गुणवत्ता को बढ़ाना, धातुओं को कठोर बनाना और धातुओं के गलनांक को कम करना है, ताकि उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकें। तो मिश्र धातु को आसानी से ढाला जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग भी किया जा सकता है। तो मिश्र धातु बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो मिश्र धातु बनाने के लिए सबसे पहले तो जो धातुओं का मिश्र धातु बनाना पड़ता है, उन धातुओं का या धातु के साथ अधातु है तो धातु और अधातु का एक निश्चित अनुपात लिया जाता है। उसके बाद उसे पिघलाया जाता है, पिघलाकर सबको एक साथ मिला दिया जाता है और जब ठंडा करते हैं तो वो मिश्र धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब मिश्र धातु बनाने के लिए उसके लिए जो हम लोग धातु का चयन करते हैं या जिन तत्वों का चयन करते हैं वो उसके गुणों के आधार पर करते हैं कि हमें कैसा मिश्र धातु चाहिए और कैसा गुण हम उस मिश्र धातु में चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग कोई धातु को मिलाएंगे या कोई धातु में हम अधातु को मिलाएंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लोहा बहुत उपयोगी धातु है, लेकिन अगर हम लोग प्योर लोहा लें तो प्योर लोहा मतलब शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत नर्म होते हैं और उसको कठोर करने के लिए, उस लोहा को कठोर करने के लिए उसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिला दिया जाता है, जिससे लोहा बहुत कठोर हो जाता है और हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। नहीं तो उपयोगी नहीं रहता, लोहा एकदम नरम होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ मिश्र धातुओं के नाम इधर दिया गया है। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील बन के बना होता है लोहे और तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकिल और कार्बन तथा लोहा से मिलकर बनता है। तो ये स्टेनलेस स्टील भोजन पकाने के बर्तन आप लोग देखे होंगे या चाकू देखे होंगे या रेजर देखे होंगे, वो सब बनाने के उपयोग आती हैं। तो जब से मिश्र धातु बनाना शुरू किया गया है, वो भी किसके साथ? लोहा और क्रोमियम के साथ। तो क्रोमियम के ऊपर जब क्रोमियम और लोहे के हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं तो उस लोहे पे जंग नहीं लगता और लोहे की जो उपयोगिता है वो बढ़ गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु का उदाहरण दिया गया है, ये पेपर में आते चले जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक मिश्र धातु आया है इस टेबल से, मतलब हर साल बोर्ड पेपर में एक ना एक नंबर के सवाल आते ही रहता है। जैसे पीतल में कापर है 60 से 80% कापर रहता है और जिंक रहता है 40 से 20%। और कार्य क्या है? बर्तन एवं घरेलू सामान बनाने में। कांसा आप लोग देखे होंगे, कांसा किससे किससे मिलकर बनता है? तो कांसा बनता है कापर और टीन से। कापर मतलब तांबा और टीन से मिलकर बनता है। इसका काम क्या है? सिक्के, बर्तन, मूर्ति बनाने में। वैसे आप लोग देख लेना, इस टेबल को याद करना है। तो एक और दिया है, कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे एल निको नाम से ही फेमस है। एल मतलब एल्यूमिनियम, नी मतलब निकल 20%, को मतलब कोबाल्ट 5%। तो और जो बच गया वो कितना है? क्या है वो? लोहा है। तो एल निको मतलब एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और शेष लोहा। ये किस के काम आते हैं? तो चुंबक बनाने में काम आते हैं भाई, स्थायी चुंबक बनाने में। वैसे ही बेल मेटल आता है, बेल मेटल कापर और टीन क्या बनाने में? घंटियाँ बनाने में। वायुयान के ढांचे बनाने में काम आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो आधा आधा करके ले लिया गया है। तो कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएगा, आप लोग को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करना इसको। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख स्रोत हैं और कई इस्पात संयंत्र भी है। ठीक है। तो एक तो लौह संयंत्र है भाई, हमारे यहाँ लौह इस्पात संयंत्र है भिलाई में, तो आप लोग उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। ठीक है।